हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, ऐसा बच्चों को लगता है, डेप्रिसिएशन। पूरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये वीडियोस देखने के बाद डेप्रिसिएशन चैप्टर से उतना डर ना लगे जितना कि इन जनरल बच्चों को लगता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। ऐसा नहीं है कि आपने ये टर्म पहले सुनी नहीं होगी, पहले ही आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड शब्द है, और फिक्स एसेट वो चीजें हैं जो बिजनेस में एक साल से ज्यादा समय तक बिजनेस के पास रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, ये सब जो चीजें हैं इन्हें फिक्स एसेट बोला जाता है। और फिक्स एसेट की भी टाइप होती है टैंजिबल फिक्स एसेट्स है, और टैंजिबल फिक्स एसेट जो होती हैं उनकी जो वैल्यू में गिरावट आती है, उनकी जो बुक वैल्यू है वो जो डाउन होती रहती है हर साल हर महीने, उस डिक्रीज को, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। अब एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या डेप्रिसिएशन से वाकई में कोई पैसा खर्च होता है कंपनी का? नहीं। फिर भी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करके आप अपने प्रॉफिट में से इस डेप्रिसिएशन के खर्चे को सब्ट्रैक्ट करो, और जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट आएगा हम उस पे टैक्स लगाएंगे। तो ऐसा क्यों गवर्नमेंट अलाउ करती है, जबकि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डेप्रिसिएशन से कोई पैसा नहीं जाता। व्हाट इज डेप्रिसिएशन बेसिकली? फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, जितने में ये मशीन खरीदी जाती है उसे कहा जाता है उसका ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में भी आप ये मशीन खरीदते हैं, राइट। अब कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि उनका यूसेज कैसा है, कितना टाइम आप यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, दोनों दोस्त हैं और दोनों रेफ्रिजरेटर लेने के बारे में सोच रहे थे। ए जो है वो घर के लिए रेफ्रिजरेटर लेना चाहता है, और जो बी है वो अपनी शॉप के लिए रेफ्रिजरेटर लेना चाहता है। दोनों ही एक ही स्टोर पे जाते हैं और एक ही कंपनी का सेम जो है रेफ्रिजरेटर बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर बाय कर लेते हैं दोनों के दोनों, राइट। अब देखिए, घर में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर की लाइफ और दुकान पे इस्तेमाल होने वाली रेफ्रिजरेटर की लाइफ में आपको फर्क मिलेगा। दिस इज व्हाट ओरिजिनल कॉस्ट फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों को जो कॉस्ट पड़ी है वो 1 लाख पड़ी है। लेकिन अगर आप ए से पूछेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर कितना टाइम चल जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपके घर में, जनरली जब रेफ्रिजरेटर आता है, तो उसने कहा कि ये रेफ्रिजरेटर 10 साल तक तो बड़े आराम से खिंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो बी है, दुकान में उसका रेफ्रिजरेटर है, चॉकलेट निकालनी है, 5 रुपए की चॉकलेट निकालनी है या 50 रुपए की चॉकलेट निकालनी है, हर बार उसे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि जितनी बार आप उसका दरवाजा खोलेंगे उसका कूलिंग सिस्टम जो है वो खत्म होता जाएगा। यानी इसकी लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली घर वाले रेफ्रिजरेटर के मुकाबले में कम होगी। यानी एक एस्टिमेटेड लाइफ, नॉट एग्जैक्ट लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ अगर हमने बी से पूछी कि आपकी रेफ्रिजरेटर की लाइफ कितनी होगी, तो उसने कहा 5 साल। और ए ने कहा जी 1 लाख रुपए मेरी जो रेफ्रिजरेटर है उसकी लाइफ 10 साल तक वो चल जाएगा। तो यही वो बेस बनता है जो डेप्रिसिएशन का बेसिस क्रिएट करता है। अब एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ए की बात करूं, तो उसका रेफ्रिजरेटर जब वो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में लाया, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 1 लाख रुपए का उसको ये पड़ा था। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में पूछूं कि ये रेफ्रिजरेटर कितने का रह गया होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो 1 लाख का ही पड़ा रहेगा, है ना। अब 1 लाख की वैल्यू में कुछ गिरावट आ जाएगी, तो वो क्या कहेगा कि 1 लाख रुपए का मेरा रेफ्रिजरेटर है, 10 सालों में ये 1 लाख रुपए मेरे खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हर साल 10-10 हजार रुपए गिर रहा है, इसकी वैल्यू यूज हो रही है, वही कहलाता है बच्चों डेप्रिसिएशन। तो वो कहेगा कि 10,000 रुपए इस साल मैंने इसको यूज कर लिया है, अब ये रह गया है 90,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आपके पास आती है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू, एंड दिस इज व्हाट ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। सिमिलरली अगले साल भी उससे यही होगा कि सेकेंड ईयर की जब बिगिनिंग हुई तब उसने कहा ये रेफ्रिजरेटर 90,000 रुपए का अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं इसे 90 में बेचने को तैयार हूँ अपने हिसाब से। मार्केट वैल्यू टोटली डिफरेंट चीज होती है। मार्केट वैल्यू डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। ओरिजिनल कॉस्ट होती है जितने में आपने खरीदा,
बुक वैल्यू होती है हर साल जो आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अपनी बुक्स में शो कर दो, और मार्केट वैल्यू क्या होती है, जितने में उसे बेचा जाएगा। अब क्या हुआ, सेकंड ईयर तक आपने इसको पूरा फिर से इस्तेमाल करा, तो क्या ऐसा है कि इस्तेमाल करने के बाद भी कोई मशीन या कोई भी चीज आपकी उतने की रहेगी? नहीं। उसने एक अंदाजा लगा रखा है कि अगले साल भी 10,000 रुपए डेप्रिशिएट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर मेरा जो ये रेफ्रिजरेटर है वो कितने का रह जाएगा? 80,000 रुपए। दैट इज व्हाट द डेप्रिसिएशन डील्स विद। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जितने में भी हम कोई एसेट खरीदते हैं, यूज करने के साथ साथ, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में गिरावट आती रहती है, और उसी गिरावट को क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। और यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पर्सन था, इसका हर साल 10,000 रुपए जो है डेप्रिशिएट हो रहा था। अब यही अगर आप शॉपकीपर की बात करते हैं, शॉपकीपर के पास जो ये मशीन है, ये 1 लाख रुपए की उसकी मशीन है, और ये 5 साल तक चलेगी। इसका मतलब ये मशीन हर साल 20-20 हजार रुपए की डेप्रिशिएट हो रही है। यानी जब वो मशीन लाया, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, लेकिन पहले साल के एंड में वो 20,000 रुपए की इस्तेमाल होकर सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 80,000 रुपए की उसकी बुक वैल्यू रह जाएगी। बुक वैल्यू होती है आपने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो निकाला, दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू हर साल बदलती जाएगी। और ये बात तो खैर आप भी मानते होंगे कि कोई भी चीज जब आप खरीद के लाती हैं वो उतने की हमेशा रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। आप फॉर एग्जाम्पल एक कार खरीदते हैं, आपने कार खरीदी 5 लाख रुपए की, राइट। आपने उसे 1 साल इस्तेमाल करा और आप उसे बेचने जा रहे हैं और वो बिक रही है 4.5 लाख रुपए की, और आप कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट को सेल वैल्यू से, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने इसे 1 साल इस्तेमाल भी तो किया है ना, 1 ईयर आपने इसकी यूसेज भी तो ली है। इसका इंजन भी घिसा होगा, हो सकता है कि एक्सीडेंट्स की वजह से इस पर चोट भी लगी हो, पुराना भी हो गया हो थोड़ा बहुत। तो क्या 5 लाख रुपए की चीज आप 4,50,000 में बेच रहे हैं? क्या ये कंपैरिजन करना सही है? बिल्कुल गलत है बच्चों। आपको पहले ये देखना पड़ेगा, आप 5 लाख रुपए की ये कार लाए थे, 1 साल आपने इसका इस्तेमाल करा, यानी 1 लाख रुपए का इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है, ये हो गई है आपकी 4 लाख की। और 4 लाख की चीज आप मार्केट में बेच रहे हैं 4,50,000 रुपए। ये क्या है? बुक वैल्यू। और ये क्या है? सेल वैल्यू। यानी किसको कंपेयर करना चाहिए? बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करना चाहिए, वही सही। आप एक फोन लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए का फोन खरीदा, अब आप उसे 1 साल बाद बेचने जाते हैं और वो आपका 6,000 रुपए का बिक रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? 4,000 का नुकसान हो गया? गलत, बिकॉज ये ओरिजिनल कॉस्ट है, सेल वैल्यू है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने इस मोबाइल को पूरा 1 साल इस्तेमाल करा है, और आप लोगों को पता है कि जो मोबाइल्स होते हैं वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इनोवेशन नए नए आ जाते हैं। ऑब्सोलीसेंस इसको बोला जाता है। ऑब्सोलीसेंस में यही होता है, टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाती है चीजें। तो ये 10,000 रुपए का फोन आपने 1 साल रखा, अगर आप लोग जानते हैं तो आप 4-5 दिन बाद भी वही मोबाइल बेचने जाएंगे, ओपन डब्बा है, सिर्फ खुला हुआ डब्बा होने की वजह से भी वो मोबाइल 10,000 रुपए का दुकानदार भी आपसे वापस नहीं लेगा, है ना। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो आप ओरिजिनल कॉस्ट का सेल वैल्यू से कभी कंपैरिजन नहीं करते। आप क्या देखेंगे कि जो 10,000 रुपए का मेरा फोन था, मैंने इसे पूरा साल इस्तेमाल करा है, मुझे तो लगता है कि अगर ये 5,000 में भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका मार्केट में बिक गया 6,000 रुपए का, तो बल्कि 1,000 रुपए का आपका प्रॉफिट ही है, नुकसान नहीं है। आपने 1 साल उसका यूसेज भी तो लिया है, राइट। तो दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन ऑल अबाउट। अब गवर्नमेंट क्यों माइनस करने देती है कंपनी को डेप्रिसिएशन? क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि आपने कोई भी मशीन खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की, और 5 साल बाद वो मशीन गायब हो जाएगी। आप कह रहे हो हर साल मेरी ये मशीन 20-20 हजार रुपए की डेप्रिशिएट हो रही है, राइट। और हर साल आप प्रॉफिट में से 20,000 रुपए 20,000 रुपए माइनस करते जा रहे हो, जबकि आप ये पैसा किसी को नहीं देकर आ रहे। डेप्रिसिएशन इज अ थॉट प्रोसेस ना। असलियत में आपने किसी को पैसा दिया क्या? अगर आपने 10,000 रुपए का फोन लिया था, आज आप कह रहे हो कि वो 5,000 का रह गया, तो 5,000 आप किसी को देकर आए हो डेप्रिसिएशन के? नहीं, सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है कि मैंने यूज कर लिया है, तो उस वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई होगी। सिमिलरली जो ये 20,000 रुपए हैं जो आप हर साल कंपनी प्रॉफिट में से निकाल रही है, उसे गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि 5 साल बाद, क्योंकि 20-20 हजार रुपए से ये मशीन मेरी डाउन होती जाएगी और 5 साल बाद ये जीरो हो जाएगी, तब मुझे एक न्यू मशीन बाय करनी है। सर मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेप्रिसिएशन के पैसों को इकट्ठा कर रहा हूँ, और इस डेप्रिसिएशन के पैसों से मैं बिजनेस की दोबारा से क्या खरीद लूंगा? मशीन।
तो पहले साल अगर ये मशीन 20,000 डाउन हुई तो मैंने पहले साल के प्रॉफिट में से 20,000 निकाल लिए, फिर सेकेंड ईयर के प्रॉफिट निकाल लिया, थर्ड ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया। ऐसा करते करते 5 साल में मेरे पास उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अब बच्चे कहते हैं कि मैम उस टाइम तो वो मशीन और महंगी मिलेगी 5 साल बाद। बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पास कुछ तो एक्यूमुलेशन होगा, कुछ तो सेविंग्स होगी। अब मान लीजिए कि वही मशीन अब आपको 1.5 लाख की मिल रही है, महंगी मिल रही है, बट एटलीस्ट आपके पास 1 लाख रुपए तो सेव है। तो डेप्रिसिएशन एक टाइप की सेविंग होती है कंपनी की, रिजर्व होता है कंपनी का, इसलिए इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व भी बोला जाता है। और रिजर्व इज नथिंग, जैसे हम घर में गुल्लक रखते हैं और उसमें पैसा जोड़ते रहते हैं, ऐसी कंपनी रिजर्व्स को बनाती है। तो ये एक सेविंग है, डेप्रिसिएशन रिजर्व है। इसके नाम पर हर साल कंपनी प्रॉफिट में से पैसा निकाल रही है, इकट्ठा करके उसे एक जगह पर रख रही है, और जब ये मशीन बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब इस मशीन के जो पैसे हैं जो इकट्ठे करे थे हमने डेप्रिसिएशन के नाम पर, उससे हम ये मशीन क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो दैट इज नथिंग बट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ जी बच्चों, अब हम जानते हैं क्या कारण है डिप्रिसिएशन के, किन वजहों से कोई भी एसेट जो है वो उसकी वैल्यू गिरती है। पहली चीज यूज करने के कारण, जैसे आप किसी चीज को यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू गिरती जाती है ना। फॉर एग्जांपल आपका घर बनाया, नया नया घर बना है, 1 साल बाद उसकी दीवारें थोड़ी सी सीलन आ गई, चीजें खराब हो गई, दूसरे साल में और चीजें, तो धीरे धीरे जो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। कोई भी मशीन आप लेते हैं, घर में कोई भी चीज लीजिए, वॉशिंग मशीन लीजिए, जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे यूज करने के कारण उसकी जो लाइफ है, जो उसका कह सकते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जाती है, और यही वजह है डिप्रिसिएशन का। तो पहला रीजन, किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू गिरती है। दूसरा, एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो उसका लाइफ जो है वो खत्म होने आ जाता है। हर एक चीज की एक लाइफ है। मशीन आप लेते हैं, वॉशिंग मशीन आप लेते हैं तो 5 साल चलेगी, या अगर आप घर में बेड लेते हैं तो 10 साल चलेगा। हर एक चीज का यूसेज का टाइम है, जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाता है तो भी उसकी वैल्यू जो है वो गिरती जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्सोलीसेंस, यानी टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो, जो कि जनरली आपको मोबाइल फोन में देखने को मिलता है कि अगर आप एक 20,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आपको 2 दिन बाद ही वो काफी पुराना लगने लग जाता है, और ऐसे लगने लग जाता है कि काश हमने वो नया जो मॉडल आया वो क्यों नहीं खरीदा। तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती है। मोबाइल फोन में कोई कमी नहीं आई होगी, जो आपका मेन फंक्शन मोबाइल का होता है वो बिल्कुल कर रहा होगा, उससे आपकी कॉल्स लग रही होगी, मैसेजेस हो रहे होंगे, जो बेसिक फंक्शंस है मोबाइल के सब हो रहे होंगे, बट स्टिल आपके दिमाग में आपको लगेगा कि यार ये तो पुराना हो गया और इसको नया खरीद लेना चाहिए। जनरली आजकल लोगों को 1 साल, बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ, कई 6-7 महीने में भी फोन को चेंज कर देते हैं। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ उनके माइंड में जो डेप्रिसिएशन है वो किस हिसाब से लग रहा है, ऑब्सोलीसेंस। टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाती है चीजें, तब भी आपके पास उनकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है। चौथा है एक्सीडेंट। मान लीजिए एक नई नई कार आपने निकाली अभी शोरूम से, और बाहर जाते ही पर्टिकुलर पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, वो तो बच गया लेकिन गाड़ी जो है वो ठुक गई है। अब अगर आप वही मॉडल 15 दिन बाद भी बेचने की कोशिश करेंगे तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, बिकॉज डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद भी उसका फर्क पड़ गया, वो नई नहीं है। तो एक्सीडेंट्स हो जाने से, चीजें टूट फूट जाने से, वेयर टेयर हो जाने से, टूट फूट जब पर्टिकुलर चीज़ों की हो जाती है तो उससे भी उसकी वैल्यू की जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसकी बुक वैल्यू है, उसमें धीरे धीरे गिरावट आती रहती है। इसके अलावा 3 टर्म्स है, इनको समझना बहुत जरूरी है, इनको कंफ्यूज मत करिएगा। डेप्रिसिएशन जो शब्द है वो है टैंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू जब कम होती है। टैंजिबल फिक्स एसेट जैसे कि आपके पास बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, इन सब की वैल्यू जो गिरती है उनको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और यही अगर वैल्यू में गिरावट इनटैंजिबल एसेट के केस में आएगा तो उसे डेप्रिसिएशन ना बोलकर क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज का पेटेंट कराया, 5 साल के लिए आपने पेटेंट कराया या कॉपीराइट लिया 5 साल के लिए। अब आपको पता है 5 साल के लिए लिया तो हर साल ये धीरे धीरे कम भी तो होता जाएगा ना, तो हर साल जो ये इसकी वैल्यू गिरती जा रही है, पेटेंट जो कम होता जाएगा, 5 साल, 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, ये जो वैल्यू गिर रही है इनटैंजिबल एसेट्स, गुडविल की जो आप वैल्यू गिर रही है, जैसे कि अगर आप किसी की गुडविल खरीदते हैं तब की बात करी जा रही है, या पेटेंट खरीदते हैं, कॉपीराइट खरीदते हैं, कोई भी राइट आप बाय करते हैं, वो राइट धीरे धीरे कम होता जाता है। जब इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है तो उसे डेप्रिसिएशन ना बोलकर क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन। एंड व्हाट अबाउट डिप्लीशन? जितनी भी नेचुरल जैसे चीजें होती है, जैसे माइनिंग राइट्स आपको मिले होते हैं। अब आप मान लीजिए कोई भी जमीन है जहां पर किसी भी कंपनी ने माइनिंग राइट लिया, अब वो मान लेते हैं कि 100 हेक्टेयर का लैंड है जिसमें 100 हेक्टेयर का लैंड है जिसमें उसको ये राइट मिला।
अभी कंपनी ने इस महीने यहाँ पर 20 हेक्टेयर का लैंड जो है वो माइनिंग कर लिया। अब आपको पता है कि जिस जगह पर आपने माइनिंग कर ली वो लैंड एक तो बेकार हो जाती है और उसमें अब वो चीज नहीं मिलेगी जिसको वो ढूंढा जा रहा था, जो भी प्रीशियस स्टोन ढूंढे जा रहे थे। तो जो आपके पास अभी 20 हेक्टेयर निकल गई, फिर आपने अगले महीने और 20 हेक्टेयर, तो ये धीरे 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 जो ये डिप्लीशन हो रहा है, इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? डिप्लीशन की कैटेगरी में डालते हैं। तो इनमें फर्क करना आपको बहुत जरूरी है, खास तौर पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया माइंस जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो कम होता जाएगा उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? डिप्लीशन के नाम से बुलाते हैं। तो आई होप आपको डेप्रिसिएशन शब्द क्लियर हो गया, और डेप्रिसिएशन को आप अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन से जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। अमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल एसेट के लिए इस्तेमाल होता है और डिप्लीशन जो है वो माइनिंग जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जब वो कम होते जाते हैं उन्हें बोला जाता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे माइनिंग राइट मैंने आप लोगों को बताया। अब हम ये जानते हैं कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करा जाता है। वैसे तो मेथड ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड है, जिसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब समझते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो दो मेन मेथड है। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, जिसे हम SLM मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका नाम ऐसा इसलिए है बिकॉज इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, राइट। और ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगने के कारण ये हमेशा सेम रहता है, इसलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, राइट। और दूसरा मेथड है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो बुक वैल्यू पे लगता है। तो मैंने आपको फर्क बताया था ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू में, पर फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों मेथड में होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 जनवरी 2012 को एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए, राइट, और डेप्रिसिएशन का रेट है हमारे पास 10%, ये आपको गिवन होगा। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डेप्रिसिएशन लगाना है तो 31 दिसंबर 2012 को अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दिस इज व्हाट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट है ना। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए। ये लग गया इस पे डेप्रिसिएशन, इसे कर दीजिए माइनस, ये आ जाएगी 90,000 रुपए की आपकी बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 जनवरी 2013 को अब जो ये मशीन थी ये 90,000 की होगी। फिर से 31 दिसंबर 2013 आएगा, अब हमने पूरा साल फिर से इस मशीन को इस्तेमाल कर लिया। अगर ये फर्स्ट मेथड होगा यानी SLM मेथड होगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होगा, यानी फिर से हम 1 लाख पर ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 1 लाख का 10% फिर से 10,000 रुपए होगा। और अब अगर हम इस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारी नेक्स्ट ईयर की जो बुक वैल्यू है वो आ जाएगी 80,000। यानी 1 जनवरी 2014 को अगर मुझसे कोई पूछे कि मशीन जो है वो कितने की है तो मैं बोलूँगी 80,000 रुपये की। फिर से मान लेते हैं कि आपने अगले साल भी इस मशीन को इस्तेमाल कर लिया, तो फिर से इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। ये होता है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। तो 1 लाख का 10% फिर से कितना होगा? 10,000। आप देख सकते हैं हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा उसको ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आप बुक्स में अपने शो कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। और जितने भी मार्केट में बिकेगा वो तो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो तो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड करते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस। अब यही क्वेश्चन अगर इस मेथड में होता तो क्या होता? 1 जनवरी 2012 को मान लीजिए आपने ये 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, रेट भी सेम है, सिर्फ मेथड डिफर है, राइट। 31 दिसंबर 2012 आया, आपने ये कितना इस्तेमाल करा है? देखिए डेप्रिसिएशन में कितना टाइम आपने इस्तेमाल करा, इसका बहुत यूसेज रहेगा। तो आपने इसे पूरा साल इस्तेमाल करा, और जो ये रेट होती है ये पर एनम होती है, पर एनम मतलब पूरे साल की। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपये। पहले साल तो सेम डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद अगले साल की स्टार्टिंग में मेरी बुक्स में मेरी जो ये मशीन है ये 90,000 रुपये की, राइट। अब फिर से इस साल मैंने इस मशीन को पूरा यूज करा और मुझे पता है कि पूरा यूज करने के बाद इसकी वैल्यू कुछ गिर गई होगी, कुछ तो गिरावट आई होगी। अब बुक वैल्यू पर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, यही इस मेथड की खासियत है। यानी 90,000 रुपए का 10%
9,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये मशीन रह जाएगी 81,000 की, विच इज अ न्यू बुक वैल्यू फॉर 1 जनवरी 2014। फिर मैंने एक और साल इसको इस्तेमाल करा और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो फिर से मुझे बुक वैल्यू पे लगाना है, यानी 81,000 का 10% 8100। इज इट ओके? और इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि पहले साल 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन था, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो डिमिनिश होता जाता है, यहाँ पे फिक्स रहता है और यहाँ पे डिमिनिश होता रहता है, यही है इसका नाम। अब जो स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चों, उसमें हमें डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला सिखाया गया, तो वो फॉर्मूला भी हम लोग सीखेंगे। क्या फॉर्मूला है? रादर देन टेकिंग स्क्रीनशॉट, मैं एडवाइस करूंगी कि आप बेशक साथ साथ लिख लीजिए या फिर एक बार वीडियोस को पहले आराम से सुन लीजिए और फिर बाद में इसे नोट करिए। स्क्रीनशॉट कई बार आप लोगों के रह जाते हैं, तो नोट्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे भी ग्रेजुएशन के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। तो चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास फॉर्मूला भी है। अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है तो फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस scrap value divided by life. Now what is this one? Scrap value. Scrap value या salvage value कबाड़ वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक मशीन खरीदी है 1.5 लाख रुपए की और हमें लगता है कि जो ये मशीन है इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 साल है। 10 साल बाद हमें लगता है कि इसका कबाड़ में कुछ ना कुछ जो रेजिडुअल वैल्यू है, जो साल्वेज वैल्यू है, जो स्क्रैप वैल्यू है, वो मिल जाएगा हमें 20,000 रुपए। यानी हमें लगता है कि भाई देखो, अगर मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेटर भी बाय करता है तो 10 साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी कूलिंग सब खराब हो चुकी है, लेकिन उसका जो लोहा है, जो भी चीज़ है, उनको बेच बाच के कुछ तो मिल ही जाएगा ना। तो एक असम्पशन बेसिस पे कंपनी कह रही है कि मैंने ये मशीन खरीदी कितने में है? 1.5 लाख की। 10 साल ये मशीन चलेगी, इसकी लाइफ मुझे इतनी ही लगती है, लेकिन मुझे 10 साल बाद भी इसको बेचकर 20,000 रुपये मिल ही जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? कितना पैसा आपका वाकई में खर्च हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1.5 लाख पूरे खर्च हो गए? नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि 1.5 लाख में से आपको 20,000 रुपए तो रिकवर ही हो गए? यानी असलियत में आपका पैसा कितना 10 सालों में खत्म हुआ? 1,30,000 रुपए ही आपके 10 सालों में खर्च हुए हैं। यानी हर साल आपका जो ये मशीन है ये कितना डेप्रिशिएट हो रहा है? 13,000 रुपए। राइट। अगर ऐसा होता कोई साल्वेज वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा कबाड़ में बेचकर, फिर तो इसका मतलब यही होता कि 1.5 लाख रुपए की मशीन है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी पूरे 1.5 लाख मेरे 10 साल में खर्च हो जाएंगे, यानी 15,000 रुपए का मेरा हर साल का क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। राइट। तो डेप्रिसिएशन जो है आपका जो इस फॉर्मूले से निकलता है वो पर एनम यानी साल का निकलता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में निकालो, तो कैसे निकालते हैं? जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो उसको ऊपर रखो, और डेप्रिसिएशन किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हियर? 13,000। एंड ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है आपकी? 1.5 लाख रुपए, सॉरी 1,30,000 रुपीज इनटू 100। तो आपके पास रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा 10%। इज इट ओके? तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसी में ये फॉर्मूला है। WDV में आपको हमेशा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन जो है क्वेश्चंस में गिवन होगा। तो ये बेसिक है, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से इन क्वेश्चन को करा जाता है। ये बेसिक सिर्फ थ्योरी है, आप इस चीज को समझिएगा, फिर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आने लगेगी। राइट। चलिए बच्चों, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक्स की ही इलस्ट्रेशन है ये। A firm bought a machinery for rupees 1,80,000 on 1st April 2020 and spent 20,000 on its installation. एक बात याद रखिएगा, जितना भी किसी भी एसेट को जब आप बाय करते हैं और सेम डे आप उस पर कोई भी खर्चा करेंगे, चाहे कैरियज का खर्चा, चाहे इंस्टॉलेशन का खर्चा, यानी उसको वर्किंग मोड में लाने के लिए आपने जितने भी खर्चे करे हैं वो उसकी कॉस्ट में ही ऐड करा जाता है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, इट्स 2 लाख रुपीज, यानी 1 लाख रुपीज जो इसका प्राइस था और 20,000 रुपए इसको चालू करने में लगा दिए, यानी इंस्टॉलेशन में लग गए, तो आप इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बताएंगे? 2 लाख रुपीज। फिर आपको बता रखा है इसका जो लाइफ है 5 ईयर है, यानी ये मशीन कितना टाइम चलेगी? एक्सपेक्टेड है कि ये 5 साल ही चल पाएगी। क्या 5 साल बाद इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है? तो बिल्कुल आपको स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है। स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू एक ही बात होती है, वो आपको दे रखी है 10,000 रुपए।
राइट। और आपसे कहा है साल का डेप्रिसिएशन निकालना। ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है सिर्फ फर्स्ट मेथड में इस्तेमाल होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। नाउ व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? 2 लाख रुपए, राइट। जितना भी आपका सेम डे खर्च हुआ है सब आपने उसमें ऐड करना है, माइनस क्या आपके 5 साल में पूरे 10 लाख रुपए 2 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं? नहीं, बर्बाद तो नहीं, सॉरी, खर्च हो रहे हैं। नहीं, आपको 5 साल बाद भी इस मशीन को बेचकर 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो 10,000 रुपए को माइनस कीजिए, अपॉन में लाइफ कितनी है? 5। तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया 38,000 रुपीज, और ये आएगा 1 साल का। यानी अगर आपने पूरा साल मशीन इस्तेमाल करी तो 38,000, अगर आपने 6 महीने इस्तेमाल करी तो इसे 6/12 कर दीजिएगा, अगर आपने 4 महीने इस्तेमाल करी तो 4/12 कर दीजिएगा। यानी ये आपके पास साल का डेप्रिसिएशन आ चुका है। अब आप जितने महीने उस मशीन को इस्तेमाल करेंगे आगे उस हिसाब से ही उसका डेप्रिसिएशन आपने निकालना है। अब मान लीजिए इसी को आपने परसेंटेज में निकालना होता तो कैसे निकालते? तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, जिसकी परसेंटेज निकालनी ऊपर अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। नाउ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 38,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। सॉरी, इससे पहले एग्जाम्पल में हमने आपको गलती से स्क्रैप वैल्यू माइनस वाला अमाउंट ले दिया, बिल्कुल नहीं। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, वही लेना है आपने नीचे। तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो 38,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन है एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज। साल्वेज वैल्यू माइनस करने के बाद नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट तो यही है ना, इसी को नाम दिया ना ओरिजिनल कॉस्ट। तो फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट ही चाहिए, इनटू में 100। तो आपके पास परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 90%। ये भी 1 साल का परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे इससे रिलेटेड, और कोशिश करेंगे कि आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में कमांड बैठ जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालकर हमें सपोर्ट करिए। अपनी तरफ से आप कहीं पर भी इन्हें शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस, जो लोग हम लोगों को लगातार सपोर्ट करते हैं। कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।